आज की डेट 30/7/20। पेपर फर्स्ट शुरू किया मैंने 12th का मैथ्स फर्स्ट। लेक्चर नंबर 12 है, पार्ट 1 है उसका। सब चैप्टर का नाम मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स और लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। इसके ज़्यादा हम इसकी तमीज़ बनाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इसके पीछे जाने में। एक बात ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपको समझता है, जिसमें कुछ बातें कैलकुलेट वगैरह की जाती है, ठीक है, ये बात है। लॉजिक क्या करता है, लॉजिक किसे करता है? जैसे आप बात करते होंगे, सुना होगा लोगों से कि भाई इस काम के पीछे ये लॉजिक है, यानी इसकी वजह ये है ना। तो जैसे आप एक बताइए कि भाई दिन होने के बारे में क्या, जैसे दिन है, अभी दिन है, तो दिन होने के लिए क्या वजह हो सकती है कि सूरज रोशन है, सूरज दिखता है ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई दिन है। यानी दिन होने के पीछे लॉजिक क्या है? सूरज का प्रेजेंट होना, है ना। रात है, तो रात होने के पीछे क्या लॉजिक है? सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है। तो इस तरह की बातें जहाँ कोई बात कारण बन जाए, वजह बने, उसी को लॉजिक में हम शुमार कर सकते हैं। खैर, उसके उदाहरण में अंदर जाने की जरूरत नहीं आपको। आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखें कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने। बहुत आसान सा लेसन है और बहुत आसानी से इसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो एक पहला जो बीट आता है, पहली जो पॉइंट आती है पढ़ने के लिए, वो है स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट से पहले, स्टेटमेंट सीखने से पहले आपको सेंटेंस जानना चाहिए। सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसको उर्दू में जुमला कहते हैं, कि जुमला किसे कहते हैं। तो जुमला के बारे में आप सब जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का बामानी मजमुआ। देखिए उर्दू में इसको ये कहते हैं, अल्फाज का बामानी मजमुआ, यानी मानी मतलब के साथ वाला, है ना। तो उसी तरह से हम उर्दू में और अच्छे से कह सकते हैं, या अंग्रेजी में कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट्स में जन्म देता है, यानी जो बताता है, जो अपने को जाहिर करता है, ए मीनिंगफुल सेंस, एक मतलब मानी वाला कोई बात जाहिर करे, यानी कोई ऐसा अल्फाजों का मजमुआ, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिससे कोई साफ सुथरी बात समझ में आ सके, कोई बात उसमें पोशीदा ना हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस इट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट्स ए मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर जरूरत नहीं उसकी, आपको सिर्फ समझना है कि सेंटेंस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है विच क्रिएट्स ए मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। अब एक बात यह आती कि यहाँ पर जो पढ़ना है उसमें पहली चीज है आपके लिए स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। क्या होता है? बयान। तो बयान, अब जैसे बयान आता है तो बयान जैसे आप सुनते हो, चलिए एक आपको थोड़ा सा जो आपके तफरीह के मुताबिक हो, तो थोड़ा समझें कि आजकल टीवी पे सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कोई ऐसा कोर्ट का सीन याद कीजिए कि अदालत चल रही है, अदालत भरी हुई है और उसमें दो लोग आए हैं, क्या भाई, गवाही देने के लिए, है ना। तो गवाही देने के लिए आए, तो जो वो गवाह बोलता है, कोई चीज़ बताता है किसी चीज़ के बारे में, वो बयान कहलाता है ना। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमेंट, है ना। यानी मानिए कोई जुर्म हुआ कहीं पर, आपने उसको देखा, तो आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आपने क्या देखा वहाँ पर, है ना। तो जो इंसान ने कुछ देखा है तो वहाँ बताया जाता है। तो स्टेटमेंट बात है, यानी कोई सेंटेंस, कोई बातें कही जाएगी और साफ सुथरी बात कही जाएगी, तभी वो स्टेटमेंट में आएगा, है ना। तो वो बात, स्टेटमेंट की तारीफ कहाँ से शुरू होगी? सेंटेंस से। कहाँ से शुरू होगी? स्टेटमेंट का डिफिनीशन कहाँ से शुरू होगा? सेंटेंस से। सेंटेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसके विच क्रिएट्स मीनिंगफुल सेंस, यानी जिससे आपको हर चीज साफ साफ समझ में आ सके, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब स्टेटमेंट कैसा होगा कि जैसे आप गवाही देते हैं, कोई इंसान है गवाही देता है, तो गवाही दो तरह की हो सकती है, या तो वो झूठी गवाही देगा या फिर सच्ची गवाही देगा, ठीक है। जो बात कहेगा वो सच कहेगा, या फिर जो बात कहेगा वो गलत कह देगा, है ना। तो गवाही दो तरह की होती है। तो स्टेटमेंट किसे कहेंगे? यानी एक ऐसा सेंटेंस, जरा गौर कीजिएगा, एक ऐसा सेंटेंस बोलते ही आपको समझ में आ जाएगी बात कि उसमें कोई भी बात
छुपी हुई नहीं है, सारी बातें साफ साफ क्लियर है। और वो जो बात कही जा रही है वो 100% या तो सही होगी या फिर 100% गलत होगी। यानी मुकम्मल तौर पर एक ऐसा जुमला जो मुकम्मल तौर पर 100% यानी मुकम्मल तौर पर सही होगा या फिर मुकम्मल तौर पर क्या होगा, गलत होगा, तो वैसा जो जुमला होगा वो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट। अगर 100% सही है, मुकम्मल सही है, तो उसको हम ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, और अगर मुकम्मल तौर पर गलत है तो उसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे, गलत बयानी। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब कहां से शुरू होगा, ऐसा जुमला मतलब हर चीज क्लियर, लेकिन उसके क्लियर होने से क्या पता चलना चाहिए, या तो पूरा का पूरा सच हो या फिर पूरा का पूरा झूठ हो। इसी तरह से उसको लिखा जाता कि अब उसको हम और बेहतर करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, ए डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी एक एलानिया जुमला। ऐलान होता है तो उसमें कोई भी बात पोशीदा नहीं रखी जाती है। भाई जैसे आप सुनते हैं कि भाई ऐलान हुआ कि फला के घर में, जैसे ऐलान होता है कि भाई चलिए एक फला शख्स की मौत हुई, तो वो शख्स के बारे में पूरी चीज बताई जाती है कि फला का बेटा है या फला का बाप है ना, और फला मोहल्ले में रहता था, ऐसा सब बातें साफ सुथरी समझाई जाती है। तो एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा ऐलानिया जुमला विच इज completely true, which is either completely true या गलत भी हो सकता, और completely false, एक ऐसा एलानिया जुमला which is either completely true or completely false, but अब एक देखिए नई बात, but not both simultaneously का मतलब होता है साथ साथ, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, साथ साथ। इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा ऐलानिया जुमला जो मुकम्मल, या तो मुकम्मल तौर पर क्या हो, दुरुस्त हो, या फिर मुकम्मल तौर पर क्या हो, गलत हो, लेकिन दोनों साथ साथ न हो। यानी कभी ट्रू यानी कभी सच कभी झूठ, ऐसा नहीं होता। जैसे एक मैं मिसाल दूं, जैसे मान लीजिए एक शख्स है जो गवाही देने के लिए कोर्ट में आया, ठीक है भाई, चलो एक आदमी जिस पर खून का इल्जाम है, और एक शख्स आया कि हमने भाई उस पर गवाही देना है कि ये शख्स ने कत्ल किया है, ठीक है। तो आप देखिए शॉट याद कीजिए, कोई पिक्चर वगैरह का शॉट या कोई टीवी सीरियल का, एक वकील पूछता कि भाई क्या आपने इस शख्स को मर्डर करते हुए देखा, इसका खून करते हुए देखा। अगर तो वो शख्स ऐसा अगर कहे कि हाँ शायद यही था या शायद ये ना था, ऐसा कुछ गड़बड़ करे, तो वकील उसको जोर से डांटता है, साहब नहीं, साफ बोलो ये था या नहीं था, ये था या नहीं था, ऐसा आगे पीछे होके नहीं चलता। तो वही है, या तो मुकम्मल तौर पर सही बोलता हूं या फिर मुकम्मल तौर पर गलत बोलता हूं, ना बोल दे हाँ था, या फिर कह दे नहीं था, लेकिन फिक्स बोल दे, है ना। लेकिन ऐसा हाँ था कभी नहीं था, ऐसा वो नहीं चलता। तो इस तरह का सेंटेंस जो या तो कंप्लीट क्या हो, ट्रू हो, या फिर कंप्लीट फॉल्स हो, लेकिन साथ साथ यानी कभी ट्रू कभी फॉल्स ऐसा ना हो, तो वही सेंटेंस जो होता है वो क्या बन जाता है, स्टेटमेंट। क्या बन जाता है, स्टेटमेंट। ये बट नॉट बोथ साइमल्टेनियस, दोनों साथ साथ मतलब कभी ट्रू कभी फॉल्स, ऐसा नहीं, या तो एक बार कह दिया ट्रू तो ट्रू, या फिर एक बार कह दिया फॉल्स तो फॉल्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा एक बात और कि सेंटेंस को हम स्टेटमेंट को
statements are represented by small alphabets. किसके जरिए? अंग्रेजी के छोटे हरूफ के जरिए, स्मॉल अल्फाबेट्स। उसमें कौन कौन? जैसे स्मॉल अल्फाबेट्स यानी जैसे छोटा पी, छोटा क्यू, छोटा आर, छोटा एस, ऐसा बड़े लेटर से नहीं। स्टेटमेंट्स को हम किसके जरिए बताते हैं? स्टेटमेंट्स को हमेशा हम किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी यानी अंग्रेजी के छोटे, देखिए स्मॉल एबीसीडी नहीं, जनरली लोग एबीसीडी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, एस टी वगैरह से, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई बात। अब आता कि ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा लिखते हैं कि जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पहला एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा बताइए कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी राजधानी है, ठीक है। अब ये जो है ये एकदम एलानी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई है या कोई अधूरे मानी मतलब वाला नहीं है। हर बात साफ है। एक शहर है जिसका नाम है दिल्ली और वो क्या है भाई? ऐसा कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी इंडिया के राजधानी है, ठीक है। अब हमको ये बात अपने जानकारी के मुताबिक ये तौलना है, बताना है, समझना है कि ये जो बात कही गई है ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत, अपनी जानकारी में जो हमने अभी तक सीखा। तो आपने ये सीखा कि भाई वाकई दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान की राजधानी है। इसका मतलब कि ये पहली बात तो ये देखा कि इसमें कोई भी अधूरी बात नहीं है, ये जुमला क्या है? कंप्लीट है, मुकम्मल है। जैसे मैंने कहा डिक्लेरेटिव एलानिया है और इससे साफ साफ मतलब पता चलता कि दिल्ली शहर की बात हो रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है? हिंदुस्तान की राजधानी, ठीक है। तो ये बात हम अपने नॉलेज से कह सकते हैं कि साहब ये सही है। क्या है? ये सही है। तो ये इसको हम लिखेंगे इट इज ट्रू। देखिए इट इज ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है। देयरफॉर चूंकि ये सच है, चूंकि ये सही है, इसलिए इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो। दूसरी मिसाल देता है। दूसरी मिसाल इसे ऐसा लिखा जाए कि टू प्लस थ्री इज इक्वल टू 8, ऐसा लिखा। 2 + 3 = 8। अब ये जैसे मैं इसको बोलूं अंग्रेजी में, जैसे बता रहा हूं आपको 2 + 3 = 8, ये अंग्रेजी में जुमला कह दिया, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टाइल में लिखा अलग बात है, लेकिन मैं जुमला बोलता हूँ 2 + 3 = 8। तो ये आपको इसमें कोई छुपी बात नहीं है भाई। 3 अदद है, लेकिन 2 अदद कौन सी बात कर रहे हैं? एक फिगर 2 है, दूसरा फिगर 3 है और दोनों का जमा कितना बता रहा है? वो 8। तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई अधूरी बात नहीं है, मुकम्मल है, क्लियर है। लेकिन ये जो कह रहा है, ये जो बता रहा है, ये पूरा का पूरा गलत बता रहा है। क्या कर रहा है? पूरा का पूरा गलत बता रहा है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और क्या है? पहले वाला ट्रू था, लेकिन ये क्या है? कंप्लीटली गलत है, ये मुकम्मल तौर पर फॉल्स है। इसलिए ये क्या होगा? स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा? मुकम्मल तौर पर गलत है तो भी स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? तो भी स्टेटमेंट होगा। मैंने कहा मुकम्मल तौर पर सही हो तो भी स्टेटमेंट, या मुकम्मल तौर पर गलत हुआ तो भी स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहां इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इट इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि 100% क्या है? रॉन्ग है। और ये क्यों स्टेटमेंट था कि ये 100% सही था, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल है, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे एक और एग्जाम्पल बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें इसको जल्दी।
अब देखिए तीसरी मिसाल, तीसरा एग्जांपल देखेंगे, और से देखेंगे। इट इज व्हाइट इन कलर। ये स्टेटमेंट मतलब ये सेंटेंस है, ये जुमला है। क्यों जुमला है? कि हम इसमें सब बातें एलानिया जुमला कि एकदम साफ सुथरी हर चीज है, जो अल्फाज का मजमुआ है, अल्फाज का कलेक्शन है, वर्ड्स का कलेक्शन है और मीनिंगफुल है, बामानी है, सब कुछ मानी मतलब समझता है। क्या मतलब है इसका? कि यह सफेद रंग का है। इट इज व्हाइट इन कलर। इट इज व्हाइट इन कलर, ये सफेद रंग का। ठीक है, हो गई बात, ये सफेद रंग का है। जरा इसको समझना है। यह करा, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ये सफेद रंग का है, ऐसा। देखिए मेरे एक्शन को देखिएगा, सब लोग मेरे एक्शन को देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। यह सफेद रंग का है। तो आप जो इतने बच्चे सामने देख रहे हैं, यह सफेद रंग का है। इसमें से कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती कि ये जो इट लव्स है, जिसको मैं ये बोल रहा हूं, ये सर यूज कर रहा है किसके लिए? चॉक के लिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये जो लफ्ज है इट, यानी ये सर यूज कर रहे हैं किसके लिए? चॉक के लिए। अगर ये चॉक के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये जुमला यानी ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक, ये क्या है? ट्रू है। जरा गौर कीजिएगा, इट अभी किसके लिए अगर इस्तेमाल करें हम, इट किसके लिए? चॉक के लिए, तो देयरफॉर ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। मैंने ऐसा लिखा, इट इज व्हाइट इन कलर। कुछ बच्चों ने सोचा कि इट किसके लिए इस्तेमाल किया सर ने? चॉक के लिए, इसलिए ये ट्रू है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इट इज व्हाइट इन कलर। सर बार बार इशारा कर रहे हैं, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड की तरफ। कुछ बच्चे के दिमाग में आ सकता कि इट किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ब्लैक बोर्ड की तरफ। इट अगर इशारा हो जाए किसके लिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाए कि किसके लिए सर ने इशारा किया? ब्लैक बोर्ड के लिए। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा बातों को, इसमें समझना ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने इट बताया, कुछ बच्चों ने इट किसके लिए सोचा था? इट माने ये किसके लिए सोचा? इस चौक के लिए। किसके लिए? इस चौक के लिए। इस चौक के लिए सोचा इट, तो उस वक्त ये जुमला क्या बन गया? दुरुस्त है, सही है, इसमें ट्रू हो गया। ट्रू है। अगर किसी बच्चे ने, कुछ बच्चे ने सोचा कि नहीं सर बार बार इट बोल रहा है, यानी इस पर इशारा कर रहा है, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करता है, तो इट इज व्हाइट इन कलर। ब्लैक बोर्ड तो व्हाइट कलर का है नहीं, इसका मतलब ये जुमला क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। यानी एक ही जुमला है, क्लासरूम में मैंने एक जुमला लिखा, इट इज व्हाइट इन कलर। कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने चॉक के लिए सोचा इट को, वो कहेंगे कि ये जुमला क्या है? ट्रू है। और वही जुमला उसी क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे, जिन्होंने इट किसके लिए इस्तेमाल सोचा? ब्लैक बोर्ड के लिए, उनके लिए जुमला क्या है? फॉल्स है। क्लास सेंटेंस एक ही है, एक ही वक्त में लिखा गया, एक ही क्लासरूम में लिखा गया। उसी क्लासरूम के कुछ बच्चों ने इट चॉक के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या पकड़ लिया उसको? ट्रू। उस इट को कुछ बच्चों ने ब्लैक बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या बोल दिया? फॉल्स। यानी एक ही वक्त में एक ही जुमला एक ही क्लासरूम में कभी ट्रू की तरफ जा रहा है, कभी फॉल्स की तरफ जा रहा है। तो यही शुरू में जो मैंने लिखा था, आप याद कीजिए, जब पहले लिख के दिया था मैंने, तारीफ में डिफिनेशन लिखा था स्टेटमेंट का, कि इट लिखा था मैंने, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज कंप्लीटली ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। यानी एक ही वक्त में साथ साथ कभी ट्रू की तरफ कभी फॉल्स की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी ये एक वक्त में दोनों साइड में जाना नहीं चाहिए। एक ही क्लास में कुछ बच्चों ने ट्रू पकड़ लिया, कुछ बच्चों ने फॉल्स पकड़ लिया, तो यही कहलाता है साइमल्टेनियस बोथ। यही मिसाल है किसकी? साइमल्टेनियसली, TANEOUSLY, साइमल्टेनियसली बोथ। इसके ये मिसाल है। ठीक है, ये किसकी मिसाल है? साइमल्टेनियस बोथ, दोनों तरफ जा रहा। देयरफॉर ये सेंटेंस तो होगा, इसलिए हम कहें जब एक ही जुमला दोनों तरफ जा रहा है, कभी ट्रू की तरफ कभी फॉल्स की तरफ, तो वो सेंटेंस तो होगा। इट इज व्हाइट इन कलर, ये सेंटेंस होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक ही जुमला कुछ के लिए
ईट अगर इस्तेमाल कर लिया उसमें ट्रू, चौक के लिए तो क्या बन गया ट्रू। ईट अगर इस्तेमाल कर लिया ब्लैक बोर्ड के लिए तो बन गया फॉल्स। एक ही जुमला कुछ लोगों के लिए ट्रू, कुछ लोगों के लिए फॉल्स, तो साइमल्टेनियस बोथ दोनों साथ साथ चल रहा, इसलिए ये जुमला तो होगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एक और आखिरी मिसाल देख लें इसकी, जैसे मैंने लिखा x + 5, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 4, x + 5 = 7। इसमें x अननोन वैल्यू। अब जरा गौर कीजिए, इसके LHS में है x और 5, दो वैल्यू मिलकर कितना होना चाहिए 7। यानी ये जो चीज लिखी गई है, ये जो बातें लिखी गई है, ये ट्रू होगा। ट्रू होगा किसके लिए? x = 2 के लिए। ये ट्रू होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? x = 2 के लिए, है ना। इट इज ट्रू फॉर x = 2। यानी अगर तभी आदात यानी नेचुरल नंबर में हम x = 2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसको 2 को छोड़कर x = 2 छोड़ के दुनिया के और भी कोई कीमत ले ले, कोई वैल्यू ले ले, तो वो कभी भी 7 के बराबर नहीं देगा। यानी एक ही सेंटेंस है लेकिन एक बार ट्रू दे बोलता है, बाकी दूसरी मर्तबा सब के लिए क्या बोलेगा? फॉल्स। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर हर किसी के लिए क्या हो जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज फॉर नेक्स्ट, फॉर दूसरे नंबर्स के लिए, फॉर अनदर नंबर्स इट इज क्या होगा? फॉल्स। यानी एक ही जुमला है जो ट्रू है, लेकिन कब ट्रू है? जब x = 2 है। ये जुमला ट्रू है लेकिन कब है? जब x = 2 है। या दूसरी तरफ अगर x = 2 छोड़ दे, दूसरा कोई भी नंबर ले, तो क्या बन जा रहा है? वो अनदर नंबर के लिए क्या बन जा रहा है? वो फॉल्स बन जा रहा है। यानी एक ही जुमला है जो ट्रू की तरफ भी जा रहा है और फॉल्स की तरफ जा रहा है। यानी वही केस बन गया किसका? साइमल्टेनियसली बोथ का। तो ये जुमला भी जो होगा ये क्या होगा? देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आप एकदम शॉर्ट में जल्दी से समझ ले इस बात को कि एक ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल तौर पर सही हो, यानी उसमें जरा भी फॉल्स की कोई गुंजाइश ना हो, या फिर एक ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल तौर पर फॉल्स हो, ट्रू होने की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो पूरा का पूरा ट्रू या फिर पूरा का पूरा फॉल्स, तो क्या बनेगा? वो स्टेटमेंट। लेकिन एक ऐसा जुमला जो एक ही वक्त में कभी ट्रू की तरफ जाता, कभी फॉल्स की तरफ जाता, तो ऐसा सेंटेंस जिसको हम जो है सेंटेंस तो कहेंगे लेकिन स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम आपको एग्जाम्पल्स के बारे में, तो अब इसमें थोड़ी सी एक बात और समझ लें कि अब इसकी कीमत क्या है। तो इसकी कीमत इसको हम बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। क्या बोलता है? इधर देखेंगे, जगह अगर शायद है नीचे तो थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। देयरफॉर एक आता है इसके अंदर ट्रूथ वैल्यू, एक्साइड रीडिंग, ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होगा साहब? दो तरह का होगा। पहला, या तो वो क्या होगा? ट्रू होगा, या फिर दूसरे को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं लिखते। या फिर क्या होगा? ये फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। या तो वो ट्रू हो, यानी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू मतलब उर्दू में उसका सच्ची कीमत। तो भाई बयान जो होता, हम जैसे बयान देते तो या तो वो सही बयान होता, सच्ची गवाही होती, या फिर झूठी गवाही होती। तो गवाही की दो खासियत, गवाही दो तरह की हो सकती है। या तो सच्ची गवाही होगी यानी ट्रू होगा, या फिर वो गवाही क्या होगी? गलत होंगी यानी फॉल्स होगा। इसी को कहते हैं ट्रूथ। सच्ची कीमत, सच्ची कीमत मतलब ट्रू ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, सच्ची कीमत उसकी फॉल्स भी हो सकती है। यानी ऐसा गवाह था जो हम क्या बोलता था? वो झूठ बोलता था, या ऐसा गवाह था जो क्या बोलता था? सच बोलता था। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा? दो तरह का, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू को टी और फॉल्स को एफ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका।